नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान। आज की इस 10+1 राजनीतिक विज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेरा विषय है वो है अधिकारों के विभिन्न रूप कि अधिकार डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। तो इसके क्लासिफिकेशन से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये अधिकार कहाँ से आते हैं और इन अधिकारों का स्रोत कहाँ है। और ये अधिकार जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। और जो निरंकुश और तानाशाही शासक है वहां पर ये कम अधिकार लोगों को दिए जाते हैं, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार जो है वो लोगों को उचित अधिकार दिए जाते हैं। और 20वीं शताब्दी जो थी उसमें मानव अधिकारों की धारणा जो थी वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ी, क्योंकि जो इसका स्रोत है अधिकारों का वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की, और उस घोषणा के बाद व्यक्ति के विकास में इन अधिकारों का जो है वो एक क्रांतिकारी कदम जो रहा। और भारत क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान जो है वो अपने उसके अनुसार उन्होंने व्यवस्था की हुई है। भारत का जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने भारत की संविधान की प्रस्तावना में ही जो अधिकारों को परिलक्षित किया। तो संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता आदि की व्यवस्था जो है वो उसमें की गई है। इसके अलावा भी भारत का उसमें जो भाग 3 है संविधान का, उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और मौलिक अधिकारों के अलावा भी जब भी लगा हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली में ये लगा कि लोगों को इस अधिकार की आवश्यकता है, तो उस अधिकारों के लिए अलग से कानून भी बनाए। तो हम अब अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की ओर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अधिकारों को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, और दूसरा है नैतिक अधिकार, ये है मॉरल राइट्स, और तीसरा है वैधानिक अधिकार, ये है लीगल राइट्स। अब जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य को जन्म से ही प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं जॉन लॉक के विचार के अनुसार समाज और राज्य की स्थापना से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अधिकार जो है उसको उस राज्य का नागरिक का अधिकार मिल जाता है। तो ये एक प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन वर्तमान युग में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये अन्य अधिकारों का मूल आधार है प्राकृतिक अधिकार। दूसरा अधिकार है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार है जो समाज की नैतिकता पर आधारित होते हैं और व्यक्ति के आचरण से जो है वो परिलक्षित होते हैं। जैसे एक वृद्ध का अधिकार है
कि वे अपने बच्चों से सेवा प्राप्त करें। उसी तरह बच्चों का भी ये नैतिक अधिकार है कि जब वो छोटे बच्चे हैं तो उनको उनका पालन पोषण जो है वो माता पिता करे। ये उनका अधिकार है और माता पिता का कर्तव्य है। और और भी बहुत सारे नैतिक अधिकार है जो कि कानूनी, जिनको समाज ने मान्यता दी, फिर उनको कानूनी रूप दिया गया। फिर तीसरा जो अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है। ये कानूनी अधिकार है, ये कानूनी रूप से बाध्य है। जबकि नैतिक अधिकार जो था और ये अधिकार ये कानूनी नहीं था, इसको कानूनी रूप से इसका उल्लंघन करने पर कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसके उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था है, इसलिए ये कानूनी अधिकार है। और इस अधिकारों के अनुसार जो है वो किसी भी समाज में राज्यों ये कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं और जो अधिकार आवश्यक समझे जाते हैं उनको, जैसे मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। अब इसमें और भी अधिकार है जो कि अलग अलग, इसको जो है वो डिवाइड किया गया, इसको क्लासिफिकेशन की गई इनकी। इसमें जो सबसे पहले है, इसमें वैधानिक अधिकार में सामाजिक या नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में ये अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों में ही सारे अधिकार जो है वो आ जाते हैं। इसमें सामाजिक रूप से जो सबसे पहले जीने का अधिकार है, भले ही जो प्राकृतिक अधिकार था, लेकिन ये वैधानिक अधिकार जो है वो जीने का अधिकार की व्यवस्था भी हमारे मौलिक अधिकारों में की गई है। और जीवन के अधिकार की भी। और फिर समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार कि सभी जो है वो समान रूप से लिंग, रूप, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और समान अवसर की प्राप्ति की बात की जाती है। सभी को बराबर जो है वो अधिकार, सभी को बराबर समझा जाएगा। समानता का अधिकार जो है वो ये भी इस अधिकार में आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के बिना अन्य अधिकारों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मूल में है। स्वतंत्रता जो है वो बोलने की स्वतंत्रता, कहीं चलने फिरने घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी जो है वो भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार। ये अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकारों में था हमारे भारत के संविधान में, बाद में ये अधिकार जो है वो वहां से उठा लिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भी इसमें आते हैं। उसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और पांचवा जो है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा जो है वो उन संविधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये नागरिकों को जो प्रदान किए जाते हैं। उसके अलावा सामाजिक रूप पर वो संघ या समुदाय का गठन करने का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इसमें अलग से भी हम इसको इसको क्लासिफाइड कर सकते थे कि धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति का अधिकार, अलग से भी हम इसको क्लासिफाइड कुछ अलग अलग तरीके से भी इसको विभक्त कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से इसको सामाजिक या नागरिक अधिकारों में रखा गया है। दूसरा जो इसमें वैधानिक अधिकार में जो दूसरा है वो आर्थिक अधिकार है, वो इकोनॉमिक राइट्स। आर्थिक अधिकार में व्यवसाय का करने का अधिकार, कि हर किसी को अधिकार है कि वे कहीं भी जाकर के अपना व्यवसाय, देश के किसी भी कोने में अपना व्यवसाय जो है वो शुरू करे अपना। तो ये व्यवसाय का अधिकार। दूसरा काम का अधिकार, काम द्वारा ही मनुष्य जो है वो अपना पेट भरता है, क्योंकि काम जो है वो इसका अधिकार भी जो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो होना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपना जो है वो काम के द्वारा जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो उसके बाद उचित मजदूरी का अधिकार, अब काम के बदले दाम, कि जो काम किया उसकी मजदूरी भी मिलना चाहिए। तो वो भी अधिकार जो है वो आर्थिक अधिकारों में इसको रखा गया है। और अवकाश का अधिकार, अब काम करते करते थक जाते हैं तो विश्राम का अधिकार भी होना चाहिए। ये भी मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। फिर है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सुरक्षा जो है वो सरकार दे, और उनका ये दायित्व है कि हमें आर्थिक सुरक्षा मिले और हम जो है वो अपने परिवार का भरण पोषण और अपना भरण पोषण वो कर सके। मतलब परिवार की सुरक्षा भी उसमें आ जाती है। परिवार
भी उसमें आ जाता है। तो ये आर्थिक अधिकारों की बात जो है वो की गई। अब वैधानिक अधिकारों में जो तीसरा अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार जो है ये भी व्यक्ति को मिलना चाहिए ताकि उसका भी विकास हो, वो आगे बढ़ सके। इसकी राजनीतिक शिक्षा जो है वो प्रदान करना भी शासन प्रशासन का कर्तव्य है। तो इसमें मत देने का अधिकार, हर किसी को जो है वो वोट देने का अधिकार है। अब मत जो है वो पहले जो था, जैसे जैसे समाज उसको बढ़ता गया, पहले 21 वर्ष में मत देने का अधिकार था, बाद में 8वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया। फिर चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कोने में देश के किसी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और तीसरा है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कि वो राजनीतिक दल बनाए, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये उसका राइट है। उसके बाद है सरकार की आलोचना का अधिकार। संविधान ने सरकार की आलोचना का अधिकार हमें दिया है। हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, विरोध में बोल सकते हैं, कहीं कोई सरकार गलत काम करती है तो उसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं। आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो सरकार की आलोचना करते हैं, तो ये उनका राइट है। फिर है सरकारी पद प्राप्ति का अधिकार। सरकारी पद जो है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। ये राजनीतिक रूप से कोई भी सरकारी पद, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव, चाहे कोई भी किसी तरह का और जो लाभकारी पद है, वो सरकार की ओर से वो सरकार उसको अधिकार है कि वो उसको ग्रहण करे, और ये उसका राइट है। तो इस तरह से ये जो अधिकारों का वर्गीकरण जो है वो हुआ है। अब अधिकारों का जो महत्व है, ये बहुत, इन अधिकारों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसका विकास जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने में जो है वो काम करते हैं अधिकार। और सरकार में भी जो निर्मुष्टता को पर भी लगाम लगाते हैं और स्वतंत्रता को व्यवहारिक बनाते हैं ये अधिकार, इसलिए भी इसका महत्व है। और इसके साथ ही ये जो पद की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, निजी सम्मान को भी ये जो है वो इसमें प्राप्त की जाती है, और इसलिए इसका जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अब हमने आज क्या सीखा, इस पर बात करते हैं कि हमने सीखा पहले कि अधिकार कहाँ से आते हैं। अधिकार का स्रोत संयुक्त राष्ट्र संघ, और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा। इसलिए 10 दिसंबर को ही ये एक प्रश्न है कि 10 दिसंबर की मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को हर वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। फिर हमने इसका जो संविधान की प्रस्तावना से हमने सीखा कि किस तरह से भारत में उसको वहां पर प्रस्तावना में ही अधिकारों की बात की गई है। और उसके बाद इसका वर्गीकरण जो हमने किया कि ये प्राकृतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, जो जन्म से ही प्रकृति में हमने दिए हैं। नैतिक जो है वो ये नैतिकता पर आधारित है, और ये कानूनी रूप से वैधानिक अधिकार दिए हैं। फिर सामाजिक, इसमें अंतर भी हम कर सकते हैं। ये एक प्रश्न आ जाता है कि नैतिक अधिकारों और वैधानिक अधिकारों में क्या अंतर है। और इसके साथ ही जो है वो इसके जो मौलिक अधिकार जो है, सिविल राइट्स जो है, इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स की बात जो है उसमें की गई है। तो इसमें अब हम प्रश्न ये रहते हैं कि प्रश्न ये है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा, मानवाधिकार का स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। फिर तीसरा इसमें ये है कि अधिकार कितने प्रकार के हैं, उनमें आर्थिक और अधिकार क्या है, और इसके साथ ही अधिकारों का जो महत्व क्या है। तो ये सारा जो है वो आज इसमें हम लोग इसको, ये आपके लिए असाइनमेंट भी है, तो इसके साथ ही इस असाइनमेंट को नोट करें। धन्यवाद।